नमस्कार दोस्तों, विनायक क्लासेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने काइनेमेटिक्स शुरू कर ली थी और काइनेमेटिक्स में हमने एक्सेलरेशन की डेफिनेशन देखा, एक्सेलरेशन क्या होता है उसका फिजिकल मीन देखा। और उसके बाद में हमने जब हमारा ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो न्यूटन की तीन समीकरणें जो है वो v बराबर यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as और s इज इक्वल टू वी प्लस यू बाई टू इंटू टी, ये चार समीकरणें हमने पढ़ी। और हमने वेरियस एग्जाम्पल लेके ये भी देखा कि भाई किस तरह से जो है वो कौन सा फॉर्मूला या कौन सी इक्वेशन कौन सी कंडीशन में लगेगी, उसकी बात भी हमने देखी। और एक टेबल के थ्रू भी हमने सीखा कि भाई किस तरह से अपन को कौन सा फॉर्मूला कब अप्लाई करना चाहिए। उसी लेक्चर को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं तो वहाँ हम देखते हैं कि मोशन अंडर ग्रेविटी। अब हम बात करेंगे कि या तो पिंड जो है वो ऊपर से नीचे आएगा या नीचे से ऊपर फेंका जाएगा। मोशन अंडर ग्रेविटी। तो मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर जो है कोई भी पार्टिकल जो है वो यहाँ से छोड़ा जाता है, फ्री फॉल छोड़ा जाता है, तो उसका जो है वो पथ कैसा होगा वो देखते हैं। वही यहाँ से उसको फ्री फॉल छोड़ा गया है तो u बराबर 0, तो यहाँ से वो यहाँ आया होगा, यहाँ से वो यहाँ आया होगा, फिर यहाँ आया होगा, यहाँ आया होगा और यहाँ आया होगा। ये उसका पथ बनता है कि वो 1 सेकेंड चला और वो इतनी दूरी तय करके आया, फिर 1 सेकेंड चला, इतनी दूरी तय की, फिर 1 सेकेंड चला और फिर 1 सेकेंड चला। इस तरह से वो चलता गया और कुछ ना कुछ दूरी तय करता गया। क्या ये सभी दूरियां 1 सेकेंड में समान होगी? तो आप कहेंगे बिल्कुल होगी। जी नहीं, ये दूरियां समान नहीं होगी, ये दूरियां समान नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ जो हम पढ़ रहे हैं मोशन अंडर ग्रेविटी वो काम करेगी, ये ग्रेविटी वर्ड यहाँ काम करेगा जो हर पार्टिकल की हर सेकेंड में रफ्तार को बढ़ा देगा। या हम नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं तो रफ्तार को घटा देगा। तो वो कैसे घटाएगा और उसका पाथ क्या होता है वो हमें अब देखना चाहिए। तो ये पाथ तो होना नहीं है, तो पाथ कैसा होगा? तो अगेन हम यहाँ से u बराबर 0 मानकर, फ्री फॉल मानकर, यहाँ से कोई पार्टिकल है, उस पार्टिकल को छोड़ा गया है, तो 1 सेकेंड में वो यहाँ पहुँचेगा, फिर अगले सेकेंड में वो थोड़ी दूरी ज़्यादा तय करेगा, फिर वो थोड़ी और ज़्यादा दूरी तय करेगा और फाइनली वो यहाँ पहुँचेगा। लगने वाला समय 1 सेकेंड, 1 सेकेंड और 1 सेकेंड और 1 सेकेंड। यहाँ आपको ये बात मानना है कि यदि पार्टिकल को फ्री फॉल छोड़ा गया है और बीच में लगने वाला समय ऑलवेज 1 सेकेंड है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये चली गई दूरी 5 मीटर होगी। ये चली गई दूरी 5 मीटर होगी। कब? जब हमने g बराबर 10 मीटर पर सेकेंड मान रखा है। तो जब हमने g बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मान रखा है तो, लेकिन इसका ओरिजिनल वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यदि ये होगा तो ये जो दूरी है वो चली जाएगी 4.9 मीटर। लेकिन सुविधा के लिए हम, या प्रश्न में जब तक नहीं दिया हो तब तक हम सुविधा के अनुसार g बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मानकर ही काम करेंगे। तो ये दूरी हमारी हो गई 5 मीटर पर सेकेंड और ये हो गई 4.9 मीटर। अगली जो ये दूरी तय करेगा तो इसमें ये 10 जुड़ता जाएगा। तो ये कितना चला? यहाँ से यहाँ तक 10 जोड़ा तो 15 मीटर, फिर हमने 10 जोड़ा तो 25 मीटर, फिर हमने 10 जोड़ा तो 35 मीटर। यानी गिरने के 1 2 3 4 गिरने के चौथे सेकंड में वो पार्टिकल कितना चला? 35 मीटर। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। यदि आपको 9.8 दिया हुआ है तो यहाँ आप 10 के अंदर 4.9 जोड़ लीजिए, 14.9, फिर आप उसके अंदर फिर से आप जो है उसमें 9.8 जोड़ लीजिए और इस तरह से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि यदि मैं इसका रेशियो लूँ तो ये इसके पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ
देखिए मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर v बराबर u प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तीनों फॉर्मूले लगते हैं और आप 11th-12th के अंदर लगा कर भी आए हैं। जो बच्चे 11th में आए हैं वो लगाएंगे, जो 11th पढ़ चुके हैं वो जानते हैं और जो 12th पढ़ चुके हैं वो भी जानते हैं कि इस तरह के जो मोशन अंडर ग्रेविटी हमारे को पढ़ाई गई थी उसमें हमने न्यूटन गति काम में ली थी, लेकिन मैं यहाँ अप्रोच लगा रहा हूँ गैलीलियन की। जो हमने यहाँ जो ये अनुपात निकालेंगे वो गैलीलियन ओड नंबर सीरीज निकालेंगे। हम फिर से बता देता हूँ, यहाँ हम गैलीलियन ने जो काम किया था वो गैलीलियन की थिंक के ऊपर काम कर रहे हैं ताकि हमारे ये आसान पड़े। और अभी आप देखिएगा जैसे जैसे हम इसके प्रॉब्लम्स निकालेंगे तो आपको बिल्कुल एकदम ये जो है इजी लगने लग जाएगा कि भाई बिल्कुल हमारे को कोई फॉर्मूले नहीं लगाने पड़े और हमारा काम आसानी से हो गया। तो थोड़ा सा आप समझते जाइए कि हो क्या रहा है। तो यहाँ से मैं अगर 5 लिखूँ तो 5:15:25:35:45 ये इस तरह से चलता जाएगा। ये आगे से आगे 10 जुड़ते जाएंगे। अगर मैं इन सबको कॉमन नंबर से काटूँ 5 से तो ये कितना बनेगा मेरे पास 1:3:5:7:9:11 और 100। यानी आपके पास जो ये रेशियो आया है इसको हम क्या कहते हैं, गैलीलियन ओड नंबर सीरीज। गैलीलियन ओड नंबर सीरीज। कई बार यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, जब हम पानी की टेप से कोई बूंदें गिरती है, 7वें सेकंड में 7वीं बूंद की दूरी ज्ञात कीजिए, चौथी बूंद की दूरी ज्ञात कीजिए, गिरने में लगा समय ज्ञात कीजिए। इस तरह के जब हम प्रश्न करेंगे तब हमारे ये गैलीलियन ओड सीरीज 100% हेल्पफुल रहेगी। तो इसके लिए कुछ शर्तें हैं कि भाई अगर आपके पास टाइम 1 सेकंड का है और आपके पास चली गई दूरी 5 मीटर है तो ये रेशियो हमेशा के लिए सत्य है। लेकिन यदि टाइम इंटरवल 1 सेकंड नहीं होकर 3 सेकंड है, 2 सेकंड है, मान लीजिए 0.2 सेकंड है, 0.8 सेकंड है, कितना भी टाइम है, डेल्टा टी है, ये 1 सेकंड नहीं है और चली गई दूरी कुछ भी आ रही है, जरूरी नहीं है 5 मीटर आएगी, ये 1 सेकंड के लिए 5 मीटर है। लेकिन यदि आपके पास टाइम इंटरवल कम है या टाइम इंटरवल ज़्यादा है तो दूरी भी चेंज होती जाएगी। तो उस समय भी आपको याद रखना है ये रेशियो हमेशा सत्य रहेगा। रेशियो ये ही आने वाला है, चाहे यहाँ दूरी का मान कुछ भी हो, चाहे यहाँ समय का मान कुछ भी हो। हमने स्टैंडर्ड मान के ये निकाला है, लेकिन ये हमेशा के लिए ये रेशियो आपका फिक्स रहेगा और इस रेशियो को हम गैलीलियन ओड नंबर भी कहते हैं। चलिए इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आपके ये पिक्चर और ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो एग्जाम्पल में ये है, यहाँ से एक वाटर टेप है, वाटर टेप से कुछ बूंदें गिर रही है। तो माना यहाँ एक बूंद जस्ट रिलीज हुई है किसी भी टाइम के ऊपर, यहाँ से मतलब निकली है, तो नीचे वाली बूंद कुछ यहाँ रही होगी, दूसरी बूंद, तीसरी बूंद कुछ यहाँ रही होगी, चौथी बूंद कुछ थोड़ी ज़्यादा यहाँ रही होगी, 5वीं बूंद कुछ यहाँ रही होगी, 6ठी बूंद कुछ यहाँ रही होगी और 7वीं बूंद आपके यहाँ रही होगी। इस तरह से हम मान लेते हैं। ये कौन सी हो गई, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और 7th। और टेप से ग्राउंड की जो हाइट है वो है सपोज 288 मीटर। टेप लगी हुई है, नीचे ग्राउंड है और ग्राउंड की जो हाइट है या ग्राउंड से जो टेप की हाइट है, नल की हाइट है, वो 288 मीटर दे रखी है। और आपसे पूछा है फाइंड डिस्टेंस बिटवीन, या हिंदी में लिख देता हूं मैं, चौथी व 5वीं बूंद के मध्य दूरी ज्ञात करो। इसके अलावा आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है। प्रश्न में लिखा हुआ है कि भाई किसी वाटर बूंद की टेप से या किसी नल से कुछ बूंदें गिर रही है। जब 7वीं बूंद जमीन पर पहुंचती है, पहली बूंद जब जमीन पर पहुंचती है तब
सातवीं बूंद यहाँ से रिलीज होती है, या मैंने उल्टा लिख दिया, या सातवीं बूंद नीचे, या 7 बूंदें गिर रही है, सातवीं बूंद जब जमीन पर गिर गई उसके बाद में एक बूंद ऊपर से निकली, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, यानी टोटल 7 बूंदें हैं। तो ये जो चौथी और पांचवी बूंद जो है इसके बीच में H बराबर क्या होगा वो आपको फाइंड करना है। ठीक है, जो हमने अभी सीखा वही अप्लाई करते हैं। हमने क्या सीखा, तो हमने ये सीखा कि भाई इनके बीच में रेशियो क्या होना चाहिए। एक काम करते हैं, इसको चलिए मान लीजिए, कोई बात नहीं, 7 से ही मान लेते हैं इसको। यहाँ से 7वीं बूंद है, ये 6ठी बूंद है, ये 5वीं बूंद है, ये 6ठी है, 5th है, ये 4th है, 7वीं, 6ठी, 5वीं, 4थी, तीसरी, दूसरी और ये 1st। इस तरह से अपने को इसको मान लेना है कि भाई ये 7वीं बूंद जब यहाँ से निकली तब पहली बूंद ज़मीन पर पहुँच चुकी थी, तो चौथी व 5वीं के बीच में कितनी दूरी होगी ये हमारे को प्रश्न में पूछा है। चलिए यहाँ तक तो हम पहुँच गए। तो हमारा रेशियो क्या कहता है, यहाँ से यहाँ तक बूंद पहुँची तो कितनी चली होगी, टाइम नहीं दे रखा है ना दूरी दे रखी है, तो हम मान लेते हैं भाई 1x चली होगी। यहाँ से यहाँ तक जब चली है तो कितनी चली होगी, तो माना 3x चली होगी। और यहाँ से यहाँ तक जब चली है, छठे से 7वें से 6ठे के मध्य 1x, यहाँ से यहाँ के मध्य 3x, 5x, ये कितना हो गया 7x, 9x, 11x। ये हमने रेशियो बना दिया दो बिंदुओं के मध्य। अब इन सब के बराबर कितना दे रखा है, 288 दे रखा है, तो सभी को जोड़ लीजिए। 3 और 1 4 और 5 9 और 7 9 और 7 16, 16 और 9 25 और 25 और 11 36। 36x जो चली गई दूरी है वो किसके बराबर है, 288 मीटर के बराबर है। तो x बराबर कितना आया, 288 बटा 36। तो x बराबर आपके पास कितना आ गया, 8। x बराबर क्या आया आपके पास, 8। अब आपसे क्या पूछा है, चौथी व 5वीं बूंद के मध्य दूरी। तो चौथी और 5वीं बूंद के मध्य दूरी ये रही, चौथी और 5वीं बूंद के मध्य दूरी ये रही, ये होगी। छठी और 7वीं के मध्य 1, छठी और 5वीं के मध्य 3, 5वीं और चौथी के मध्य 5, और चौथी और तीसरी के मध्य 7, तीसरी और दूसरी के मध्य 9, दूसरी और पहली के मध्य 11। तो आपसे चौथी और 5वीं के मध्य पूछा है तो 5x। तो 5x बराबर क्या हो गया आपके पास, x का वैल्यू रख दीजिए। तो 5 × 8 बराबर 40 मीटर। ये लीजिए, फिर से देखिए, यदि आपसे ये पूछा जाए कि तीसरी और दूसरी के मध्य दूरी ज्ञात कीजिए, सेम क्वेश्चन है, यहाँ पूछा है दूसरी व तीसरी के मध्य दूरी ज्ञात कीजिए, तो यहाँ रेशियो कितना मिल रहा है आपको, 9x। तो x बराबर यहाँ वैल्यू रख दीजिए वापस, तो 9x है, तो इक्वल टू कितना हो गया, 9 × 8 बराबर 56 मीटर। ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है, 9x = 56 मीटर। तो आपको कोई भी फॉर्मूला लगाना नहीं पड़ा और डायरेक्ट ही आपके आंसर फाइंड हो गए। इस तरह से आप जो है वो वाटर टेप वाले क्वेश्चन जो है उनको आसानी से सोल्व कर सकते हो। चलिए, ये बात हुई हमारी एक। अब इसके और भी आपको एग्जाम्पल देखने हैं तो आप और भी एग्जाम्पल देख सकते हो। इसी को ही मैं मान लो थोड़ा सा और मॉडिफाइड करके बना दूं। सेम ही क्वेश्चन है, वाटर टेप का ही है, थोड़ी संख्याएं दूसरी ले लेते हैं। अब की बार क्या हुआ कि यहाँ से पानी निकल रहा है, तो पहली बूंद यहाँ है तो दूसरी बूंद कहीं यहाँ होगी, तीसरी बूंद कहीं यहाँ होगी और चौथी बूंद कहीं यहाँ होगी। ऐसा अगले ने दे रखा है। इस बार जो है वो हाइट है वो
40 मीटर है, हाइट है वो 40 मीटर है। तो ये पूछा है कि तीसरी और चौथी बूंद, तो पहली बूंद ये रही, पहली ये रही, दूसरी बूंद ये रही, तीसरी ये रही और चौथी ये रही। प्रश्न पूछा है कि पहली और दूसरी बूंद के मध्य दूरी क्या होगी। जब ये सिस्टम चल रहा है तब पहली व दूसरी बूंद के मध्य दूरी क्या होगी। याद कीजिए गैलीलियन ओड रेशियो क्या बताया आपको कि ये दो बूंदें जब होती है तो 1x होता है, जब ये दोनों बूंदें होती है तब 3x होता है, और जब ये दोनों बूंदें होती है तब 5x होता है। ठीक है, तो ये तीन बातें हो गई। आपको पूछा है दूसरी और पहली के मध्य, तो टोटल का निकाल लीजिए। तो टोटल कितनी होगी, 5 और 3 8, 8x, 8x बराबर किसके है, 40 के, तो x बराबर कितना आएगा 5। अब आपसे क्या पूछा है सेकंड और फर्स्ट के मध्य, तो 5x, 5x का मतलब कितना हो गया 5 इंटू एक्स का वैल्यू यहाँ रखो, तो 5 बराबर 25 मीटर। तो ये दूरी आपकी कितनी हो गई 25 मीटर। यानी आपको कोई फॉर्मूला लगाना ही नहीं है, ये जो आपके डायग्राम है वो डायग्राम आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए, ये दिमाग में एग्जिटीज आपके बैठ जाना चाहिए। तो आप यहाँ से ये आराम से इस तरह के क्वेश्चन जो है वो सोल्व कर सकते हो। बाकी अगर आप चाहें तो इसमें अगर आप फॉर्मूला लगाएंगे तो पहले आप इस पूरे का फाइंड करेंगे, फिर न्यूटन सेकंड लॉ लगाएंगे, फिर उसमें जो न्यूटन का मोशन का सेकंड लॉ है एस इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, फिर nवें सेकंड के लिए ज्ञात करेंगे और काफ़ी लंबी चौड़ी इक्वेशन बनेगी और आपके आंसर 25 मीटर ही आना है। तो उससे बढ़िया है कि आप लोग ये दिमाग में डायग्राम सेट कर लीजिए। चलिए अब इससे थोड़ी आगे की बात भी कर लेते हैं। तो ये तो हुई एक बात, मोशन अंडर ग्रेविटी की पहली बात हुई है। तो अब हम करते हैं एक दूसरी बात। यहां आपके पास ग्राउंड पर एक बॉल पड़ी है और उस बॉल को आपने पचास मीटर पर सेकंड का वेग दे दिया। कितना दिया 50 मीटर पर सेकंड का वेग। तो पूछा है कब ये शून्य हो जाएगा, ये पूछा है कितनी देर बाद में ये v 0 हो जाएगा, यानी यहीं कहीं जाकर यहाँ v इस पॉइंट पर 0 हो जाना चाहिए। तो पूछा है कि कितने समय बाद में गेंद का वेग जो है वो शून्य हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न ये बोला गया है कि कोई आपको प्रश्न बता देता हूँ। प्रश्न ये है कि कोई पिंड है, उसको धरती से 50 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर उछाला जाता है। तो ज्ञात कीजिए कितने समय बाद पश्चात पिंड का वेग शून्य हो जाएगा। प्रश्न आपके सामने है, तो आप सोचिए कितने समय बाद में ये वेग शून्य हो जाएगा। आप चाहें तो वो भी लगा सकते हैं जो आपको पहले तरीका बताया, लेकिन इसका और भी तरीका है कि भाई ये तरीका सोल्व करने से पहले आपको एक चीज़ देखनी है। क्या है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। तो ग्रेविटी जब अभी हमने पिछले प्रॉब्लम में देखा, जब ग्रेविटी अपनी तरफ किसी चीज़ को रफ्तार से खींच सकती है नीचे की तरफ, तो जब ऊपर की तरफ जाएगी तभी भी उसी रफ्तार से वापस नीचे खींचेगी। यानी यहाँ जो है वो आपके 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ग्रेविटी अपना काम कर रही है। 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ग्रेविटी अपना काम कर रही है। तो ये जब चीज़ अपन ऊपर उछालेंगे तो प्रत्येक 1 सेकंड में 10 मीटर उसको क्या कर लेगी, वो नीचे की तरफ खींचना चाहेगी। फिर प्रत्येक 1 सेकंड में वो 10 मीटर उसका वेग और घटा देगी, फिर अगली 1 सेकंड में 10 मीटर उसका वेग और घटा देगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो अर्थात ये 5 सेकंड बाद 0 हो जाएगी। कैसे, 50 मीटर है पर सेकंड आपके 10 मीटर कम हो रहा है, तो 5 सेकंड बाद में कितना हो जाएगा 0। चलिए इस चीज़ को समझने के लिए आपको एक कंसेप्ट बनाते हैं दिमाग में, एक ट्रिक बनाते हैं दिमाग में। क्या होता है कि आपके पास एक गुल्लक है, ये क्या है आपके पास गुल्लक। इसमें आप ऊपर से ओब्वियसली पैसे डालोगे और भगवान ना करे नीचे से आपके एक गुल्लक में छेद भी हो जाए, तो जितने पैसे आप ऊपर से डालोगे उतने पैसे नीचे से
निकल जाएंगे। तो ऊपर से जो आप डाल रहे हो वो आपका u है और नीचे से जो आपका निकल रहा है वो आपका g है। जब कोई चीज़ ऊपर से आपने इसमें डाले 50 और पर सेकंड g कितना निकाल रहा है 10, तो कितने समय बाद में ये 0 हो जाएगा? तो सीधी सी बात है, आपने 50 डाले, 1 सेकंड में 10 निकल रहे हैं, अगले 1 सेकंड में फिर 10 निकलेंगे, फिर अगले सेकंड में 10 निकलेंगे, फिर अगले सेकंड में 10 निकलेंगे, यानी 5 बार में ये 0 हो जाएगा। तो यहां क्या लगा रखा आपने? सेंध, यानी यहां इसने सेंध लगा रखी है, मतलब ये चोरी करने बैठा है। नीचे से छेद है, वो छेद जो है वो चोरी कर रहा है। आपने ऊपर से 50 डाला, इसने 10-10 के हिसाब से डाल दिया। अगर आप यहाँ से 60 डालते हो तो 6 सेकंड बाद, अगर 70 डालते हो तो 7 सेकंड बाद ये क्या कर देगा? 0। वही कंसेप्ट यहाँ लगाओ कि 50 मीटर पर सेकंड जो है उसका वेलोसिटी है, तो 10 मीटर पर सेकंड की जो है उससे ग्रेविटी उसको अपनी तरफ खींच रही है, तो 5 मिनट बाद में, सॉरी 5 सेकंड बाद में क्या हो जाएगा? वो 0 हो जाएगा। चलिए यहाँ एक बार वापस प्रैक्टिस करके देखते हैं। अगेन वही पिंड है, इस बार पिंड को 60 मीटर पर सेकंड की स्पीड दी गई है, तो बताइए v होने में कितना समय लगेगा? तो सीधी सी बात है, 60 रुपये अपन ने इसमें डाले, 10 रुपये यहाँ से निकाल रहे हैं, 60 रुपये मैंने यहाँ से डाले, 10 रुपये पर सेकंड निकल रहे हैं, कितने सेकंड बाद मेरा गुल्लक खाली हो जाएगा? आपका आंसर है 6 सेकंड बाद। तो ये कितने सेकंड बाद शून्य हो जाएगा? 6 सेकंड बाद। अगेन एक देख लीजिए, यहाँ से अगेन एक पिंड ऊपर फेंका जा रहा है किसी u वेग से, u बराबर उसका दे रखा है 80 मीटर पर सेकंड। कितने समय बाद में वो उसका वेग शून्य हो जाएगा? यहाँ मैंने डाले 80 रुपये, 10 रुपये पर सेकंड निकल रहे हैं, कितने सेकंड बाद गुल्लक खाली? 8 सेकंड बाद। तो कितने सेकंड बाद v0? 8 सेकंड बाद। समझ में आई कुछ? कितने सेकंड बाद v0? 8 सेकंड बाद। हो क्या रहा है वो उसका फॉर्मूला देखते हैं। तो t बराबर u/g, यानी जिस रेट से कम हो रहा है वो रेट आगे नीचे। तो ये आ गया आपके पास फॉर्मूला। किस चीज का फॉर्मूला है ये फॉर्मूला है कि जब किसी चीज को हम, किसी भी पिंड को हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं, जब किसी चीज को हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो उस पिंड के वेग को शून्य होने में लगा समय वो होता है t बराबर u/g। एग्जाम्पल आपने देख रखे हैं, फॉर्मूला आपके सामने आ गया, t बराबर u/g। चलिए ये हो गई दूसरी बात। अब यहीं से ही अपन बात शुरू करें तो उस बात में हमारे को ये बताया गया कितनी हाइट बाद में 0 हो जाएगा। समय तो आपने निकाल लिया, लेकिन कितनी हाइट बाद में 0 हो जाएगा ये आपके पास सामने नहीं समस्या है। तो कितनी हाइट बाद में 0 होगा भाई, वो भी निकाल लो। चलिए कितनी हाइट बाद में 0 होगा, तो इसका फॉर्मूला आपको लिख देता हूं, h इज इक्वल टू u² g। h इज इक्वल टू u² अपॉन 2g। अब कई लोग कहेंगे कि ये फॉर्मूला कहां से आया, अभी बता देंगे। u² अपॉन 2g, तो कितनी हाइट बाद में ये 0 हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आया कहां से, पहले वो देख लो। देखिए ये कुछ नहीं है, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से आया है, या इसको हम गति के नियम से भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहला आपके पास गति का नियम जो है, अपने 4 नियम पढ़े थे, उसमें से एक नियम क्या पढ़ा आपने वो देख लीजिए आप। तो हमने पढ़ा था s इज इक्वल टू u प्लस v/2 इंटू t। ठीक है, ये पढ़ा था हमने। s इज इक्वल टू u, तो u है, v यहाँ क्या हो रहा है 0 हो रहा है, तो प्लस उसको 0 लिख दीजिए, /2 लिख दीजिए। t क्या है, इस फॉर्मूले से u/g है। सोल्व करेंगे तो s इज इक्वल टू क्या आया, u² अपॉन 2g। ये तो हुई एक बात। अब दूसरी बात हम देखते हैं कि कोई भी पिंड जो होता है, अब इसको मैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से भी निकाल के देखता हूं कि आप लोगों को ये नहीं लगे कि भाई फॉर्मूला आया कहाँ से है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से निकाल के देखें अपन, तो कोई पिंड यहाँ से जब ऊपर जाता है यहाँ तक, तो यहाँ इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। ये बात आपको पता होगी। जब कण ऊपर पहुँच गया तो इसकी काइनेटिक एनर्जी तो क्या हो गई, मिनिमम, और U यानी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, मैक्सिमम। तो यही चीज़ हम यहाँ लगा देते हैं, तो क्या होगा
क्या होगा बच्चों? काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ये पॉइंट ए मान लो, ये पॉइंट बी मान लो। काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए। फॉर्मूले रखेंगे, काइनेटिक एनर्जी का होता है 1/2, यहाँ से लेंगे तो m u स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी यहाँ क्या है 0, पोटेंशियल यहाँ क्या है 0 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी यहाँ क्या हो गई 0, यानी मिनिमम हम ऑलमोस्ट 0 मान सकते हैं, प्लस ये क्या हो गई आपके पास mgh। सोल्व करेंगे तो 0 ने 0 को मारा, m से m कटा, बचा क्या आपके पास u स्क्वायर, ये नीचे गया, ठीक है, तो h बराबर आ गया u स्क्वायर अपॉन 2g। एक तरीका आपके पास कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से भी निकालने का हो सकता है। एक तरीका इसका और भी हो सकता है, वो भी देख लीजिए ये चीज़ निकालने का, कि भाई आपके पास फॉर्मूला जो है वो है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, थर्ड इक्वेशन है। अगली स्टेप में आप यहाँ बराबर कर दीजिए, यहाँ v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as कर दीजिए, ठीक है। ये v यहाँ 0 है, माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का 2, a की जगह हम लिखेंगे g, और g हमेशा नीचे की तरफ काम करता है तो माइनस, और s की जगह लिख दूंगा मैं h। माइनस ने माइनस को काटा तो h बराबर निकालेंगे तो क्या आएगा यू स्क्वायर अपॉन 2g। तो ये भी हो सकता है। तो कुल मिला के इसके कितने तरीके बन गए हमारे पास? 3 तरीके बन गए। तीनों तरीके से मैंने आपको बता दिया कि ये फॉर्मूला फाइंड किया जा सकता है, ठीक है। तो अब ये फॉर्मूला हमारे को यहाँ लगाना है, इन्हीं 3 प्रॉब्लम में लगाना है, और अपने को हाइट निकालनी है कि भाई जब v बराबर 0 होता है तब पिंड कितनी दूरी तय करता है। तो प्रश्न आएगा आपको कि किसी पिंड को 50 मीटर प्रति सेकंड के वेग से धरती से ऊपर उछाला जाता है, तो ज्ञात कीजिए कितने समय पश्चात पिंड का वेग 0 होगा तथा 0 होने से पूर्व पिंड कितनी दूरी तय करेगा। तो पिंड कितनी दूरी तय करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप लगा दीजिए फॉर्मूला। 5 सेकंड आपके पास समय आया हुआ है, इस चीज़ को अपन सोल्व करेंगे। तो हमारे पास एज इक्वल टू क्या है यू स्क्वायर अपॉन 2g। तो u बराबर आपके पास क्या है 50, तो 50 इंटू 50 बटा 2 गुणा 10 हो गया आपके पास 2 गुणा 10। तो यहाँ से इसको काटा, कितना आया आपके पास 125, कितना आया 125, यानी 1250 बटा 2 जो है वो आंसर। कितनी दूरी तय करेगा वो आपके आंसर आ गया। इसके लिए निकालेंगे हम यू स्क्वायर अपॉन जी से, तो हमारे पास क्या आया 60 है, तो 60 इंटू 60 बटा 2 गुणा जी यानी 10, यू स्क्वायर अपॉन 2g आपने लगाया और आपका काम यहाँ से बनना शुरू हो गया। तो इसको सोल्व कर लीजिए, जो आएगा वही ये कण जो है वो डिस्टेंस तय करेगा। कितना आया वो देख लीजिए आप, इसने इसको काटा, ये आया कितना आया 180 मीटर, यानी चलने से पूर्व ये कितना चलेगा 180 मीटर। ठीक इसी के लिए निकालेंगे तो क्या आएगा 8 यानी 80 इंटू 80 बटा 2 गुणा 10, एक ने एक को काटा, ये आ गया 4, 8 चौक 32, यानी कितना चला ये 320 मीटर। यानी 0 होने से पूर्व ये कितनी दूरी तय कर पाता है 320 मीटर। ये हमारे को चीज़ एक यहाँ से समझ में आ गई है। ठीक है बच्चों, अब इसका ही एक और उदाहरण देख लेते हैं अपन, जो आपके मन में आ रही होगी भाई हर बार सर जो है वो 10 मीटर ही ले रहे हैं, अपन अब की बार 9.8 लेकर भी सोल्व करके देख लेते हैं कि भाई यहाँ से आंसर हमारा क्या बनता है। तो इसी प्रश्न में हम 9.8 लेने की कोशिश करेंगे। डायग्राम तो ये रहने देते हैं। क्या होता है 49 मीटर पर सेकेंड, डाटा मैं इसलिए ले रहा हूँ ताकि कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाए।
और जी का वैल्यू क्या है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपके जी की वैल्यू है। प्रश्न वही है कि किसी कण का वेग या किसी कण को 49 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से धरती से ऊपर उछाला जाता है तो कितने समय पश्चात कण का वेग शून्य होगा और शून्य होने से पूर्व कण कितनी दूरी तय करेगा, ये आपके पास प्रश्न बनता है। तो इस प्रश्न को हम सोल्व करेंगे तो सीधी सी बात है कि पहले तो समय निकालना है। समय निकालने के लिए हमारे पास सीधा सा फॉर्मूला है, क्या है, T = U/G। U कितना है बच्चों 49 और G कितना है 9.8। ठीक है, जब हम इसको सोल्व करेंगे तो 49 का दुगुना कितना होता है 98 होता है, हम जानते हैं। बीच में क्या लगा हुआ है पॉइंट, तो आंसर कितना आएगा 5 सेकेंड, ये कटेगा 5 बार। ठीक है, अगेन h बराबर कितना होना चाहिए, h बराबर होना चाहिए यू स्क्वायर, यानी 49 × 49 बटा 2 गुणा 9.8, ये आएगा यू स्क्वायर अपॉन 2AG। तो 2G की जगह हमने लिख दिया 9.8 49 इसको आप लोग थोड़ा सा सोल्व करोगे तो यहाँ से मैंने डेसिमल हटाया यानी पॉइंट हटाया तो ऊपर मैंने 10 से गुणा करवा दिया। अब देखिए ये गया एक बार, ये गया 2 बार, ठीक है, 2 से ये गया 5 बार। इसको आप सोल्व कीजिए, कितना आया ये आपके पास। इसको सोल्व करने के बाद में ये कितना बन जाता है 9 पंजे 45 हाथ के 4 और 5 चौक 20 और 4 24 यानी 245 बटा 2 मीटर। इस तरह से भी आप इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। अब बच्चों ये हमने जो है वो नीचे से ऊपर फेंकने की बात तो हमने कर ली है। अब कोई पिंड जो है वो ऊपर से नीचे भी गिराया जा सकता है, कोई पिंड जो है वो ऊपर से नीचे भी गिराया जा सकता है। तो उस समय हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, उस समय हम कौन सी बात करेंगे, तो उसकी चर्चा भी हमें करनी चाहिए। और उसकी जो चर्चा है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे कि भाई गिरने में, मोशन अंडर ग्रेविटी में, ये तो गई ऊपर से नीचे जाने की बात, नीचे से ऊपर जाने के बाद कि भाई ऊपर जाकर वेग शून्य होता है। लेकिन अगर हमने यहीं से ही कोई पत्थर गिरा दिया और वो यहाँ नीचे गिरता है तो गिरने में कितना समय लगता है, कितनी वो दूरी तय करता है, और इस तरह की बातें जो है हम इसी तरह के फॉर्मूले लगाकर और बिना ज़्यादा हम कोई गति के समीकरण यूज किए, गति के तीनों समीकरण बिना ज़्यादा यूज किए, हम डायरेक्ट जो है हमारे गैलीलियो ने उस समय किस तरीके से सोचा था उस तरीके से ही करने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग गिरने का देखेंगे। कोई अन्यत्र हाइट से भी कुछ हो सकता है, टावर पर चढ़कर भी कोई चीज़ गिराई जा सकती है, फेंकी जा सकती है। और ये हमने रेशियो जो देखा है वो हमने दूरी के लिए देखा है, आगे जो हम देखेंगे वो समय के लिए भी देखेंगे। तो इस तरह से हम जो है वो आगे का चैप्टर शुरू करेंगे। थैंक यू। तब तक आप लोग जो है इस तरह के क्वेश्चन की अधिक से अधिक प्रैक्टिस करिए जिसमें आपको पत्थर को बोला गया है कि भाई धरती से आपको ऊपर आसमान की तरफ पत्थर उछालना है। तब तक के लिए थैंक यू, मेहनत करते रहिए।